और कैम्ब्रिज की डिग्री अगर हरिद्वार में मिलती है तो कौन विद्यार्थी नहीं जाएगा वहां लेने के लिए। इसी तरह से विदेशी एडवोकेट आएंगे, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और सरकार उनके लिए कानून बदलने की तैयारी कर रही है। हमारे देश में वकीलों का एक कानून है, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट। ये कानून कभी बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत करके। इस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि भारतीय न्याय व्यवस्था में विदेशी वकील आकर कभी वकालत नहीं कर सकेंगे। अब उस कानून को बदलना है, ये WTO की संधि कहती है। अब विदेशी वकीलों के लिए दरवाजा खोलना है और विदेशी वकील आकर यहाँ पे बहस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ के मुवक्किल तो कहेंगे कि भैया अंग्रेजी में ही सारा बहस होना है और इन विदेशियों को तो भारतवासियों से अच्छी अंग्रेजी आती है, लिहाजा हमारा मुकदमा तो हम इन्हीं को दे रहे हैं। तो भारतीय वकीलों के पास क्या होगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। विदेशी डॉक्टर आ जाएंगे चिकित्सा करने के लिए, विदेशी हॉस्पिटल आ जाएंगे, विदेशी होटल आ जाएंगे, हर जगह विदेशी 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 अगर छा जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि 1947 में हमने जितनी मेहनत करके एक विदेशी कंपनी को भगाया, अब इस WTO एग्रीमेंट के बाद हजारों विदेशी कंपनियां और आ जाएंगी तो देश की आजादी तो वैसे ही चली जाएगी। ऐसे खतरनाक समझौते का नाम है विश्व व्यापार संगठन समझौता। ऐसी और एक संधि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो WTO एग्रीमेंट जैसी संधि हुई है, ऐसे ही एक संधि होने की बात चल रही है। भारत ने अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन जबरदस्ती भारत को धकेलकर उसमें हस्ताक्षर कराया जा रहा है। उस संधि का नाम है NPT, न्यूक्लियर पॉलीफरेशन ट्रीटी। इस संधि में क्या हो रहा है कि भारत से यह कहा जा रहा है कि तुम इसमें हस्ताक्षर करो। भारत देश इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इस संधि में ऐसी भेदभाव की व्यवस्था है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देशों ने जो परमाणु हथियार बना लिए हैं, वो सारे हथियारों को अपना वो सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश इसमें हस्ताक्षर करके ये गारंटी करें कि भारत अपने सारे परमाणु हथियारों को बंद करेगा, ध्वस्त करेगा, खत्म करेगा। हमसे संधि करवाने की अपेक्षा कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत ये वायदा करे कि भारत के पास जितने परमाणु बम हैं उनको वो नष्ट कर देगा। भारत सरकार वायदा करे इस संधि में कि एक भी नया परमाणु बम आप नहीं बनाएंगे, और भारत सरकार ये वायदा करे कि परमाणु बम बनाना तो दूर की बात है, परमाणु बम के लिए परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे आप एक भी नया। अब तक जितने परीक्षण आपने किए कर लिए, अब आगे एक भी नया परीक्षण आप नहीं कर सकेंगे। तो भारत से ये अपेक्षा की जा रही है कि भारत अपने सारे परमाणु हथियारों को नष्ट कर दे, नया परीक्षण ना करे और नया परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन इसी संधि में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जितने परमाणु हथियार बनाए हैं वो हम अपनी मर्जी से सुरक्षित रखेंगे और अपनी मर्जी से चाहेंगे तो नष्ट करेंगे, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। तो NPT संधि में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे देशों को एक अधिकार है और भारत को कहते हैं आपको ये अधिकार नहीं है, तो भारत इसलिए इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो दुनिया के सभी देशों से भारत के ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है कि आप इसमें हस्ताक्षर करो 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 करो, और धीरे धीरे भारत में ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो अमेरिका समर्थक है और इस संधि के समर्थक हैं, और समय आने पर वो चुपचाप इसमें हस्ताक्षर कर दें। अब अगर NPT में हमने हस्ताक्षर किया तो खतरा कितना बड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने हस्ताक्षर कर दिया NPT में। भारत के पास कहा जाता है कि इस समय 120 परमाणु बम है, तो ये सारे परमाणु बम हमें नष्ट करने पड़ेंगे, नया कोई बम हम बना नहीं सकेंगे और उसका परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे। कभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिमाग फिर गया, और पाकिस्तान के पास भी 70-80 परमाणु बम है, ये वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया है। तो किसी दिन पाकिस्तान का दिमाग फिर गया और उसने भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, और आप चूंकि NPT संधि से बंधे हुए हैं इसलिए आप परमाणु बम ना गिरा सकते हैं ना परीक्षण कर सकते हैं, तो हमारे तो लाखों लोग ऐसे ही मर जाएंगे, हम तो उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे पाकिस्तान को।
और अमेरिका जबरदस्ती भारत को धकेल धकेल कर इस एनपीटी की संधि में लाना चाहता है ताकि भारत के सारे हाथ बंध जाएं और हर समय हम अमेरिका के ऊपर आधारित हो जाएं, अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाएं और हर समय अमेरिका की चाकरी करें, जी हजूरी करें, अपनी सुरक्षा के लिए भी हम अमेरिका पे निर्भर हो जाएं। ये एनपीटी की संधि है। और एक संधि भारत से करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, उसका नाम है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी उसको शॉर्ट में कहते हैं। इस संधि में भी यही व्यवस्था है। अभी हमारे देश में क्या होता है, मैं एक छोटा सा तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 1970 के पहले भारत देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी परमाणु बम नहीं था। 1970 के पहले हमारे देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। 1970 के पहले अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास किसी तरह की कोई बड़ी तकनीकी नहीं थी। 1970 के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने अपना जी जान लगा दिया इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए। जिन वैज्ञानिकों ने अपना जी जान लगाया है इस देश की सुरक्षा को स्वावलंबी बनाने में, उनमें एक डॉक्टर भाभा हुआ करते थे, एक डॉक्टर सेठना हुआ करते थे, एक डॉक्टर आयंगर हुआ करते थे, एक डॉक्टर मनमोहन हुआ करते थे और उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते हैं जो गौरवशाली राष्ट्रपति के रूप में इस देश में पद पर सुशोभित रह चुके हैं। डॉक्टर भाभा हो, डॉक्टर आयंगर हो, डॉक्टर सेठना हो, डॉक्टर ये एपीजे अब्दुल कलाम हो, ये सारे के सारे वैज्ञानिकों का एक ही उद्देश्य रहा। ऐसे 60,000 वैज्ञानिक हुए हैं, मैंने तो नाम लिया है 3-4 का। 60,000 भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी ताकत लगाकर पिछले 40 वर्षों में इस देश को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाया। हमारे यहाँ 50 किलोमीटर की मार करने वाली पहली मिसाइल बनाई स्वदेशी, फिर 100 किलोमीटर की मार करने वाली बनी, फिर 500 किलोमीटर की, फिर 1000 किलोमीटर की, अब 3,500 किलोमीटर की मार करने वाली संपूर्ण स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास है जो किसी भी देश की मदद के बिना हमने बनाई है। इसी तरह से हमने परमाणु बम के परीक्षण किए हैं बिना किसी की मदद के, और हमने हमारी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाए हैं। लगभग 120 परमाणु बम हैं। ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल है और उनकी स्वदेशी भावना की ताकत है ये। अगर वो वैज्ञानिक स्वदेशी भावना से ओतप्रोत नहीं होते तो ये सारे वैज्ञानिक भारत की धरती को छोड़कर भाग गए होते और अमेरिका और यूरोप में अच्छी नौकरियां करके अपना जीवन बिता रहे होते। लेकिन इनमें से एक भी वैज्ञानिक भारत छोड़कर नहीं गया, एक भी वैज्ञानिक ने मातृभूमि को छोड़ना पसंद नहीं किया। कम पैसे लेकर भी इस देश की सेवा की, अपमान सहन करते हुए भी इस देश की सेवा की। आप जानते हैं कि इस देश में नेताओं की जितनी सम्मान और इज्जत होती है उतनी वैज्ञानिकों की सम्मान और इज्जत इस देश में नहीं होती है। फिर भी इन वैज्ञानिकों ने अपमान सहते हुए, अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हुए, कम पैसे में काम करते हुए, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए इस देश को मिसाइल उत्पादन में स्वावलंबी बनाया, बम उत्पादन में स्वावलंबी बनाया, हथियारों के उत्पादन में स्वावलंबी बनाया। हर क्षेत्र में हम धीरे धीरे स्वावलंबी होते गए। ये हमारी आज की स्थिति है। अब सीटीबीटी नाम की जो संधि है वो क्या कहती है? सीटीबीटी संधि ये कहती है कि मिसाइल बनाने के पहले मिसाइलों के परीक्षण करने पड़ते हैं। आप जानते हैं हमारे देश की सरकार ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है धनुष, और वो संपूर्ण स्वदेशी मिसाइल है। भारत के वैज्ञानिकों ने नट बोल्ट से लेकर उसका पूरा इंजन तक सब कुछ यहीं बनाया है, विदेशों से कुछ नहीं लाया। तो मिसाइल बनाने के लिए परीक्षण करने पड़ते हैं। तो अब सीटीबीटी की संधि ये कहती है कि हम सारे परीक्षण बंद कर दें मिसाइलों के, एक भी नया परीक्षण हम मिसाइलों का ना करें। और दुनिया भर के देश मिसाइलों के जो परीक्षण करते हैं, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे, वो करते रहें, उनको छूट है, भारत को ये छूट नहीं है। तो ऐसी भेदभावपूर्ण संधि सीटीबीटी, ऐसी भेदभावपूर्ण संधि एनपीटी, इस पर भारत को जबरदस्ती हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका में पिछले 50 साल में जितने राष्ट्रपति आए, यूरोप में पिछले 50 सालों में अलग अलग देशों के जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, सबने अलग अलग तरीके से भारत पर यह दबाव डाला
कि जल्दी से जल्दी भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे और एनपीटी पर हस्ताक्षर करे। इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर हो जाना, अपनी आत्मरक्षा के लिए अमेरिका जैसे देशों का पिछलग्गू हो जाना, अपने देश के विकास के लिए, हथियारों के विकास के लिए, चाहे वो परमाणु हथियार हो या बिना परमाणु हथियार हो, सब तरह के हथियारों के विकास के लिए विदेशियों पर निर्भर हो जाना। और आप जानते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में आप विदेशियों पर निर्भर हो जाएं तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं होती। अन्न की सुरक्षा हो या सीमा की सुरक्षा हो, दोनों ही स्तर पर अगर आप विदेशियों पर निर्भर हो गए तो वो तो आपकी पूरी आजादी को ही मटियामेट कर सकते। आप जानते हैं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आपको यह भी मालूम है कि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और आजादी के पिछले 60 वर्षों में, 63 वर्षों में हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। और जो पाकिस्तान लगातार चोरी करके परमाणु बम बना रहा है और बार बार पाकिस्तानियों की धमकी ये हमको मिलती रहती है कि जरूरत पड़ने पर भारत के ऊपर हम ये प्रयोग कर सकते हैं, उस स्थिति में भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने ऊपर निर्भर ना होके अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हो गया। और कल को अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनको ज्यादा प्यारा है भारत की तुलना में, तो हम तो हमारी सुरक्षा को भी गंवा बैठेंगे, हमारी सीमाएं भी हमारे हाथों से चली जाएंगी। 26 नवंबर हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ था और सारी दुनिया ने वो देखा, अमेरिका ने भी वो देखा। लेकिन जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का भारत पर हमला करवाया और उसकी योजना बनाई, उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए, इसके लिए भारत सरकार अमेरिका से कह रही है, लेकिन अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर रहा है। जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का हमला भारत में योजना बनाया, वो पाकिस्तान में जिंदा हैं, खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, ना उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं और अमेरिका भी इस मामले में मौन है। भारत सरकार बार बार अमेरिका के पास जाके ये कहती है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों पर दबाव होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे चलना चाहिए। अमेरिका कह देता है हाँ हम कोशिश करेंगे, हाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से बार बार ये कहा कि हमारी आपसे विनम्र गुजारिश है, आप दबाव डालिए पाकिस्तान पर, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बराक ओबामा ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन कार्यवाही के रूप में शून्य का शून्य ही है, हम ये देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान में अलग हित हैं और भारत के पाकिस्तान के साथ अलग हित हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों से निकालकर दूसरों के हाथों में डाल दें, एनपीटी पर साइन कर दें, सीटीबीटी पर साइन कर दें, तो हमारे लिए तो ये आत्महत्या करने जैसा होगा, मौत के मुंह में पूरे देश को डालने जैसा होगा। इसलिए भारत किसी भी ताकत के दबाव में ना झुके और एनपीटी पर कभी समझौता ना करे, सीटीबीटी पर कभी समझौता ना करे। ये बात हमें पूरे देश के नागरिकों को समझानी है और समझाने के बाद सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाना है कि हम सरकार से ये अपील करते हैं कि करोड़ों भारतीय नागरिक एनपीटी पर समझौता करने के पक्ष में नहीं है, सीटीबीटी पर समझौता करने के पक्ष में नहीं। तब तक नहीं है जब तक अमेरिका अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता, रूस अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता, चीन अपने परमाणु बम नष्ट नहीं करता, फ्रांस अपने परमाणु बमों को नष्ट नहीं करता, ब्रिटेन अपने परमाणु बमों को जब तक नष्ट नहीं करता, तब तक हम क्यों करें? ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका परमाणु बम को रखे और हम ना रखें? अमेरिका कहता है अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिकी नागरिक की कोई हैसियत है दुनिया में, तो भारत के नागरिक की भी कोई हैसियत है दुनिया में। अगर अमेरिका परमाणु बम से अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है, तो ये अधिकार भारत को भी है कि वो अपने परमाणु बम से अपने नागरिकों को सुरक्षा का अधिकार दे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के पास तो मात्र 120 परमाणु बम हैं कुल मिलाकर, लेकिन अमेरिका के पास तो 24,000 हैं परमाणु बम। रूस के पास करीब 20,000 हैं परमाणु बम। ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, जर्मनी के पास, चाइना के पास कुल मिलाकर 12-13 हजार परमाणु बम है।
हमारे पास तो कुल 120 हैं, अमेरिका के पास 24,000 है। तो जिन देशों ने 24 हजार परमाणु बम बना रखे हैं, पहले उनको अपने परमाणु बम नष्ट करने चाहिए, तब वो दूसरों से कहने के अधिकारी हो सकते हैं कि आप अपने परमाणु बम को नष्ट करो। अन्यथा वो ये कैसे कह सकते हैं हमसे कि हम हमारे परमाणु बम नष्ट करें, जबकि उनके पास रखे हुए। एक दिन मैंने हिसाब निकाला था कि अमेरिका चाहे तो पूरी दुनिया को 440 बार खत्म कर सकता है। इस बात को समझिए, अमेरिका के पास कुल जितने परमाणु बम हैं, उतने परमाणु बमों का उपयोग करके दुनिया को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 440 बार खत्म किया जा सकता है। इतने परमाणु बम उनके पास हैं। एक बार ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, फिर दोबारा बच जाए, फिर वो नष्ट हो जाए, फिर तीसरी बार बच जाए, ऐसा 440 बार दुनिया बसे और अमेरिका उसको नष्ट कर दे। इतने परमाणु बम उसके पास हैं। तो जिस अमेरिका ने इतने परमाणु बम बना रखे हों, उसका दबाव हमारे ऊपर ये है कि हम हमारे सारे परमाणु बम नष्ट कर दें। ये तो कुछ ऐसी कहानी है कि जो है सबसे ज्यादा दादागिरी, गुंडागिरी और बेईमानी करने वाला हमको कह रहा है कि आप ईमानदार हो जाओ, आप दादागिरी मत करो, गुंडागिरी मत करो। ऐसी स्थिति हमारे देश को बर्दाश्त नहीं। और एक समझौते के बारे में बात करना चाहता हूं। सारी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इस गर्मी को रोका जाए, इस पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जाए। दुनिया में गर्मी बढ़ रही है तो इसमें खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो ये जो बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों पर, उसके आसपास के क्षेत्रों में, ये बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ के पिघलने से नदियों में पानी बढ़ता है, नदियों में पानी बढ़ने से समुद्र में पानी बढ़ता है, और समुद्र में पानी का स्तर थोड़ा भी बढ़ गया तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश हैं जो एक झटके में डूब जाएंगे, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है मालदीव। बिल्कुल छोटा सा देश है, टापू जैसा देश है। सबसे पहले डूब जाएगा वो देश अगर समुद्र के पानी में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो जाए तो, और मालदीव जैसे 50 देश डूब जाएंगे। तो ये जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, ये कई वर्षों से इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बर्फ ज्यादा पिघल रही है, ग्लेशियर घटते चले जा रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ रहा है, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, तो 50 देशों के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है। तो ये दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि आप ये गर्मी बढ़ने के जो कारण है, इनको रोकिए और इनको कम करिए। गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी एक सहयोगी गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 गैसें हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहां से पैदा होती है? ये जितने आधुनिक सुख सुविधाओं वाले काम हम कर रहे हैं दुनिया में, ये सारे आधुनिक सुख सुविधाओं के काम कार्बन डाइऑक्साइड को ही बढ़ा रहे हैं। जैसे हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण सीएफसी गैसों का उत्पादन बढ़ता है, वो गर्मी बढ़ाती हैं। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां चलाने में डीजल पेट्रोल जलता है, उसमें से कार्बन उत्सर्जन होता है, उसके कारण गर्मी बढ़ती है। इसी तरीके से हम दुनिया में बहुत सारे ऐशो आराम के लिए, सैर सपाटे के लिए घूमने जाते हैं, जरूरत नहीं है, उससे गर्मी बढ़ती है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ इसका अध्ययन कर रहा था, तो मुझे पता चला कि अमेरिका एक ऐसा देश है, किसी भी मिनट पर, किसी भी 1 मिनट पर अमेरिका की हवाई सीमा का अध्ययन करो तो हर समय 7,000 हवाई जहाज वहां उड़ रहे होते हैं। हर समय, हर मिनट 7,000 हवाई जहाज अमेरिका में उड़ रहे होते हैं। माने दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज उड़ाने वाला देश इस समय अमेरिका है। आपको मालूम है, जब हवाई जहाज उड़ना शुरू करता है, जब टेक ऑफ करता है, तो जितनी ईंधन वो जलाता है और जितनी ऊर्जा को खत्म करता है, उतने ईंधन को बचाकर लाखों गाड़ियों को सालों साल चलाया जा सकता है। एक जहाज उतना ईंधन जला देता है, और अमेरिका में 7,000 जहाज एट ए टाइम हर समय उड़ रहे होते हैं। तो कितना ईंधन ये जलाते हैं, और जितना ईंधन डीजल, पेट्रोल और हवाई जहाज में जलता है, वो सभी ईंधन जो है ना, गर्मी पैदा करता है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है। तो दुनिया में ऐशो आराम की जितनी चीजें चल रही हैं, वो सब कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली हैं, और उससे गर्मी बढ़ रही है। अब कार्बन उत्सर्जन और गर्मी बढ़ाने वाले देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन,
स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जिनको अमीर देश कहा जाता है, और जान पर बन के आ रही है गरीब देशों की। मालदीव एकदम गरीब देश है, मॉरिशस एकदम गरीब देश है। ऐसे दुनिया के 50 देश डूबने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मारे जाएंगे गरीब और मजा कर रहे हैं अमीर, और ये अमीर देश मिलकर इस बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं कि उनकी जीवन शैली को वो बदलें जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। ये अमीर देशों की जीवन शैली का एक सबसे बड़ा खुट कर्म है, पाप कर्म है, ये मांसाहारी खाना खाते हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे 24 देश सबसे ज्यादा मांस खाते हैं दुनिया में, और इनके मांस खाने के लिए हर साल जानवर कटते हैं, और हर साल जो जानवर ये काटते हैं उन जानवरों को काट काट के खाते हैं। करोड़ों की संख्या में ये जानवरों को काट देते हैं हर साल। इन जानवरों को खिलाने के लिए अनाज पैदा करना पड़ता है। 60 से 70% अनाज पूरी दुनिया का ये जानवर खा जाते हैं। फिर इन जानवरों को अनाज खिला के मोटा किया जाता है, फिर उन मोटे जानवरों का मांस ये अमीर देश के लोग खाते हैं। तो जानवरों का मांस पैदा करने में कार्बन उत्सर्जन होता है। अनाज जब पैदा किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। इन जानवरों के मांस को एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, फालतू में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। फिर इस मांस को हमेशा रेफ्रिजरेशन की स्थिति में रखा जाता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो इस मांस के उद्योग को चलाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। और फिर ये दुनिया के अमीर देशों की मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। सारी दुनिया में कुल जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका 60 से 70% इन अमीर देशों के कारण है। तो ये अमीर देशों के ऊपर गरीब देशों की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जीवन शैली को बदलिए और ये कार्बन उत्सर्जन को कम करिए, ताकि गर्मी ज्यादा ना बढ़े, ताकि बर्फ ज्यादा ना पिघले, ताकि हम डूबने से बच जाएं। तो 50 देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये बेईमान अमीर देश उनकी एक बात को भी सुन नहीं रहे हैं। और ये अमीर देश बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी करें। उल्टा ये सारे अमीर देश आपस में मिलकर गरीब देशों पे दबाव डाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं तुम कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, हम तो कमी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा विकास बंद हो जाएगा, हमारा विकास बाधित हो जाएगा। अमेरिका की सरकार ने मना कर दिया, दुनिया भर के 24 अमीर देशों की सरकारों ने मना कर दिया। तो जिस संधि को अमीर देश करने को तैयार नहीं है, उस संधि को गरीब देशों से जबरदस्ती करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खुशी की बात यह है कि भारत देश ने साफ साफ कह दिया कि हम इस सम्मेलन की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की, और पिछले 100 वर्षों में इन्होंने जो नुकसान किया है पूरी दुनिया का, उसका मुआवजा देने की, हर्जाना देने की। 100 साल में अमेरिका और अमीर देशों ने जितना नुकसान कर दिया पूरी दुनिया में कार्बन पैदा करके, उसका वो हर्जाना भरें, और आगे भविष्य में वो नई कार्बन पैदा करेंगे इसकी गारंटी दें, तभी भारत इसमें समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारत ने मना कर दिया, थोड़ा अच्छा हुआ हमने हिम्मत दिखाई। इसी तरह की हिम्मत हर जगह दिखाने की जरूरत है। परिणाम जानते हैं क्या निकला? जैसे ही भारत ने हिम्मत दिखाई, चीन ने भी हिम्मत दिखाई। चीन ने कहा हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ब्राजील ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे। अर्जेंटीना ने कहा हम भी नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे 77 देश कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब ये 77 देशों को मुझे लगता है कि इस समय भारत देश के नेताओं के पास ऐसा अच्छा अवसर है कि इन 77 देशों को एकजुट कर लिया जाए और इनका एक अलग से संगठन बना लिया जाए, और इस संगठन की ताकत से अमीर देशों को झुकाया जाए, मजबूर किया जाए, और अमीर देशों से कहा जाए कि आप जिम्मेदार हैं कार्बन उत्सर्जन के और पर्यावरण की गर्मी के, तो पहले आप कटौती करो, अपनी जीवन शैली को बदलो, मांस खाना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, अय्याशी का और ऐशो आराम का जीवन बिताना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, सादगी से जियो, कम खाओ, कम पियो, कम से कम में अपना जीवन चलाओ। हम भारतवासी तो सारी दुनिया को ये उपदेश कर सकते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम। चराचर जगत में
जो भी कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हम उसका त्याग पूर्वक ही भोग कर सकते हैं, खाली भोग नहीं कर सकते। तो हम भारतवासी अमेरिका को और यूरोप के देशों को बता सकते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदलो और इसमें भोग कम करो, त्याग ज्यादा करो, तप ज्यादा करो, तपस्या ज्यादा करो, साधारण तरीके से जीवन बिताओ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली फिलॉसफी में जाओ, सादा जीवन उच्च विचार की फिलॉसफी में जाओ, तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा, गर्मी अपने आप कम हो जाएगी और दूसरे देशों के लिए भी ये आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए वास्तव में, और इस व्यवस्था की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इसी में से बाकी संधियों को खत्म करने का भी रास्ता निकलता है, और दूसरी जो संधियां हमने कर रखी हैं उसके लिए भी यही सिद्धांत हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए। और वो सिद्धांत कैसे लाना चाहिए? अब मैंने आपको एक संधि की बात की, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि, उसमें भी यही होना चाहिए कि अमीर देशों के लिए अगर विश्व बैंक और मुद्रा कोष कोई शर्त नहीं लगाता कर्जे की, तो गरीब देशों पर वो शर्तें क्यों लगनी चाहिए? अमीर देशों की मुद्राओं का अगर अवमूल्यन नहीं होता, डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता, स्टर्लिंग पाउंड का अवमूल्यन नहीं होता, यूरो डॉलर का अवमूल्यन नहीं होता, तो रुपए का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? रुपया का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? भारत जैसे गरीब देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? जब अमीर देश अपनी मुद्रा को घटाने को तैयार नहीं है, तो कोई गरीब देश भी अपनी मुद्रा को नहीं घटाएगा। दुनिया का व्यापार समानता के आधार पर चलाया जाएगा। हमें ऐसी ही एक ध्वनि निकालनी चाहिए ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधि के बारे में। या तो इस संधि की शर्तों को बदलवाया जाए या इस संधि को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि है, जिसमें किसानों के लिए ये कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी, तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें? अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती WTO की शर्तों के आधार पर, तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? आपको मालूम है अमेरिका का किसान $100 का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से $400 की मदद मिलती है उसको। यूरोप का किसान अगर $100 का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को $400 की मदद करती हैं। अगर अमेरिका की सरकारें, यूरोप की सरकारें $100 के उत्पादन पर $400 किसानों की मदद कर सकती हैं, तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? ₹100 के उत्पादन पर ₹400 की मदद किसानों की हम क्यों नहीं कर सकते? हम अगर मदद करें तो WTO की संधि में हम फंसे, अमेरिका अपने किसानों की मदद करे तो वो WTO की संधि के आधार पर क्यों नहीं फंसना चाहिए? माने संधि होती है तो बराबरी के स्तर पर होती है। ये नहीं हो सकता कि एक कोई बहुत ऊंचा और एक कोई बहुत नीचा। ऊंचे और नीचे लोगों में संधियां नहीं हुआ करती, संधियां हमेशा बराबर के लोगों में होती हैं। और अगर ऊंचे नीचे लोगों में संधि आप करेंगे तो हमेशा नीचे वाले का शोषण होगा और ऊपर वाला उस शोषण से ताकतवर होता चला जाएगा। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संधियों की शर्तें बदलवानी है, विश्व व्यापार संगठन की संधियों की शर्तें बदलवानी है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में सबसे पहली शर्त ये बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है, कराना है, ये हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है, उसका सॉवरेन राइट है। कोई देश की संसद क्या कानून बनाए, क्या कानून ना बनाए, ये उस देश की संसद का संप्रभु अधिकार है। WTO ये कैसे तय कर सकता है कि आपको ये कानून बनाना चाहिए, दूसरा नहीं बनाना चाहिए? WTO हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता, कोई सुपर गवर्नमेंट वो नहीं बन सकता। इसलिए ये संधि में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए। और बाकी जो शर्तें हैं, देशी और विदेशी कंपनियों को एक बराबर व्यवहार करना, देशी और विदेशी नागरिकों को एक बराबर व्यवहार करना, दुनिया में कोई नहीं करता तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ विदेशियों का ही व्यवहार होता है, वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ? तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण जो संधियां हैं, वो WTO की हो, वो वर्ल्ड बैंक की हो, वो IMF की हो, वो CTBT की हो, वो NPT की हो, वो चाहे कार्बन उत्सर्जन की ट्रीटी हो, दुनिया की कोई भी ऐसी संधि हमें मंजूर नहीं है
जो हमारे साथ पक्षपात करती है और दूसरे देशों को हमारा शोषण करने का अधिकार देती है। तो सारे भारत में हमें ये अभियान चलाना है, इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है। जब तक पूरे देश में कोई माहौल नहीं बनेगा तब तक इन संधियों को संसद से हम निरस्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये तकनीकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संधियों को